Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study with SC. I hope you all are fit and fine at your home. So, आज हम पढ़ेंगे फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कई लोगों ने फरमाया है, बताया है मैनेजमेंट के बारे में, जैसे कि हमने टेलर्स प्रिंसिपल पढ़े, ऐसे ही सपोज अब हमारा कोई फ्रेंड सर्कल ही है, उसमें हमारे फ्रेंड्स हैं, तो सबके एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। भले हमारे फीचर्स सेम ही होंगे लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू हमारे अलग अलग होंगे। सो हमने टेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू अभी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम फ्योल्स प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स अब यहाँ डिस्कस करेंगे, किसके? मैनेजमेंट के। अब देखिए, हेनरी फ्योल क्या थे? जर्नल मैथमेटिक प्रैक्टिशनर थे जिन्होंने मैनेजमेंट में खोज करी और 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। हेनरी फ्योल, अ फ्रेंच mining engineer, had developed management theories for scientific organization of labor to control production cost in an enterprises। ये एक प्रैक्टिशनर भी थे और माइनिंग इंजीनियर भी थे। इन्होंने फोकस किया कि जो लेबर काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उनका भी गोल अचीव हो, उनकी भी मैक्सिमम अर्निंग हो विद द ऑर्गेनाइजेशन मोटिव ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो अब हम डिस्कस करेंगे। इस फिगर में देखिए 14 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। पहला देखिए डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा देखिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा देखिए डिसिप्लिन, चौथा देखिए यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, छठवां देखिए सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन जर्नल इंटरेस्ट, सातवां देखिए रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, आठवां देखिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, आठवां देखिए स्केलर चेन, नौवां देखिए ऑर्डर, दसवां देखिए इक्विटी, ग्यारहवां देखिए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, तेरहवां देखिए इनिशिएटिव एंड लास्ट देखिए एस्पिरिट डे कॉप। अब हम इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पहला देखिए डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है? ये फर्स्ट प्रिंसिपल है फ्योल का, हेनरी फ्योल का, उन्होंने दिया है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि वर्क जो भी होगा ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना वर्क करेगा, और सबको इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर सेम एफर्ट। स्पेशलाइजेशन इज मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट। अब इसमें का स्पेशलाइजेशन भी यूज की जाएगी। अब सपोज कोई पर्सन एचआर डिपार्टमेंट का है तो वो एचआर में ही वर्क करेगा। अगर कोई पर्सन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही काम करेगा। अब प्रिंसिपल्स कुछ दिए गए हैं डिवीजन ऑफ वर्क के, ये अब हम रीड करते हैं। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। जो भी वर्क होंगे हम स्मॉल टास्क में डिफरेंट पर्सन्स को बांट देंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन और क्वालिटी। सेकंड देखिए, ईच जॉब शुड बी परफॉर्म बाय ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट टू अचीव एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट। जो भी वर्क दिया जाएगा ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट को दिया जाएगा। अभी हमने पहले भी यही डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन और डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देखिए, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट डिपार्टमेंट। जो भी सेपरेट डिपार्टमेंट में बांट दिया जाएगा। देखिए मैंने पहले भी बताया, फाइनेंस में बांटा जाएगा जो फाइनेंस का पर्सन होगा, मार्केटिंग में बांटा जाएगा जो मार्केटिंग का होगा, एंड सम मोर। देखिए अब ऑल डिपार्टमेंट यूनिफाई द इंडिविजुअल एफर्ट टू कलेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशन। सभी डिपार्टमेंट का यही रोल होता है कि वो अपना गोल इफेक्टिवली अचीव करें। सेकंड देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पर्सन्स को अथॉरिटी दी जाती है, पावर दी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाएं। वो अथॉरिटी किन्हें दी जाती है? वो दी जाती है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को दी जाती है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के, कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपने डिपार्टमेंट का गोल अचीव करें। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किन्हें दी जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है लोअर लेवल मैनेजमेंट को, सब ऑर्डिनेट्स को, इंडिविजुअल को जो वर्क कर रहे हैं लोअर लेवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ये जब ये दोनों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से काम करेंगी तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव होगा। थर्ड देखिए, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या है? डिसिप्लिन में ये कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो की जाए। जो किसने इस्टेब्लिश की है? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इस्टेब्लिश की है, जो सीईओ ने इस्टेब्लिश की है, जो ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ने इस्टेब्लिश की है। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके, देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए, इसमें कोई धुप्पलबाजी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ लीगल होना चाहिए। द क्लियरली स्टेटेड पेनल्टीज भी होनी चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन में रूल फॉलो ना करे उसको अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन और इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको पेनल्टीज पड़ेंगी। देखिए, गुड सुपरवाइजर एट ऑल द लेवल्स हु डू नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू पर्सनल चॉइसेस एंड प्रोसीजर। अब नेक्स्ट देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड means that each participant in the formal organization should receive orders from and only one superior। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती है, जो मेन मोटिव तो यही है कि ओनर का ही ऑर्डर चलेगा। ओनर इज अ वन पर्सन सुपीरियर। ऑर्गेनाइजेशन में अगर सारे ही अपने अपने ऑर्डर चलाने लग जाएंगे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। जब जिसके हाथ में पावर है, ओनर के हाथ में या मैनेजर के हाथ में, तो वो इंस्ट्रक्ट करे कंपनी में कि कैसे वर्क करना है, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। अब इसके भी प्रिंसिपल्स हैं। देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। वहां पे जो भी डिपार्टमेंट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे एक बॉस होता है, वो ही इंस्ट्रक्ट करता है और सब ऑर्डिनेट उन्हीं का इंस्ट्रक्शंस मानते हैं। ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन टू परफॉर्म द टास्क। अब जब सारे ऑर्डर देंगे तो सब डिसबैलेंस हो जाएगा। जब एक पर्टिकुलर सुपीरियर जब ऑर्डर देगा, ओनर ऑर्डर देगा, तो उसमें कोई भी हौच पौच नहीं होगी, वो ऑर्डर स्ट्रिक्ट रहेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव होगा। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, each division of organization must have its own in charge, its own plan and execution resources to achieve the specific goal। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है? अब जब ऑर्गेनाइजेशन में ओनर तो है ही टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, अब जो भी डिपार्टमेंट्स हमारे उसके बाद नीचे बने हैं, या एचआर डिपार्टमेंट हो, या फिनेंस डिपार्टमेंट हो, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, या आईटी डिपार्टमेंट हो, उसके अलग अलग अपने ही बॉस हैं, अपने ही मैनेजर्स हैं जो वहाँ पर देखभाल करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करे और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। वहाँ पे वो टीम स्पिरिट भी फॉलो करते हैं और ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कोऑपरेशन में अचीव हो। अब देखिए, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। अब जो भी डिसीजन लिए जा रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अब सपोज कोई मैनेजर ही है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, अब उसको सलाह लेनी चाहिए सब ऑर्डिनेट की हमें ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब हम उसकी सलाह लेंगे, जब हम उसकी राय लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन में, तब वो पर्सन ऑब्वियसली मोटिवेट होगा और अपना गोल और अच्छे से अचीव करेगा। अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। इंटरेस्ट ऑफ अ ग्रुप और कंपनी मस्ट बी सुपरसेड द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल।
वही बात हो गई कि उसका भी इंटरेस्ट होता है कि मैं भी डिसीजन मेकिंग में कुछ हेल्प करूं। जब वो हेल्प करेगा तो डेफिनेटली वो मोटिवेट होगा। जब वो मोटिवेट होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अपने आप ही इफेक्टिवली अचीव करेगा। नाउ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन में एक ही रूल होना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, इक्वल एंड फेयर रेम्युनरेशन दी जाए, इक्वल फैसिलिटीज दी जाए। फैसिलिटीज लाइक हेल्थ फैसिलिटीज, सेफ्टी फैसिलिटीज, फूड फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज एक्सेट्रा। अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं। The wage paid to employees must ensure a reasonable standard of living. जो भी वेज या सैलरी पे हो रही है वर्कर्स को वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो ऑर्गेनाइजेशन के। देखिए सेकंड, द वेज पेड मस्ट बी जस्ट एंड इक्विटेबल। सभी को इक्विटेबल वेज पे होनी चाहिए। ये नहीं कि हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन करें कि रिच पीपल है तो उसे ज्यादा दे दी, पुअर पीपल है उसे कम दे दी। सो दिस इज रॉन्ग। अब देखिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दिस बोथ टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो एक पर्सन के हाथ में होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन इज जस्ट अपोजिट टू सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, पावर होती है, सब इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। There is need to balance subordinate involvement through decentralization with manager और final authority through decentralization। अब इसमें इसीलिए इनको बैलेंस करने के लिए ये दो स्टेप्स फॉलो किए गए हैं। जब डिसेंट्रलाइज हम पावर करेंगे तो उनका मोटिवेशन बढ़ेगा। जब एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव होगा। अब देखिए नेक्स्ट, स्केलर चेन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेट दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड फॉलो बाय मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। स्केलर चेन में एक अथॉरिटी लाइन चलती है जिसमें अथॉरिटी टॉप लेवल से मिडल लेवल, मिडल लेवल से लोअर लेवल को दी जाती है। इसमें एक बीच में स्टेप आता है, उसे बोलते हैं गैंग प्लान। अगर हमें सपोज कोई इमरजेंसी ही पड़ गई लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले पर्सन को, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा जब टॉप मैनेजमेंट से, तो उसे बोलेंगे गैंग प्लान। जो ये लाइन शो हो रही है डी और आर, ये गैंग प्लान है कि मींस कोई इमरजेंसी में उन्होंने टॉप लोअर लेवल मैनेजमेंट ने टॉप लेवल मैनेजमेंट की हेल्प ली। ऑर्डर मींस people and material must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency। अब जो भी ऑर्डर दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में वो सभी को फॉलो करना चाहिए। सपोज अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर दे रहे हैं कि हमें 1 आवर में 50 पैकेजेस ऑफ बिस्किट मैन्युफैक्चर करने हैं, अगर हम उस ऑर्डर को नहीं मानते तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। सो हेनरी फ्योल ने यही कहा है कि हमें उन ऑर्डर्स को फॉलो करना है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव हो। इक्विटी में क्या है, जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनका इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट हो, सभी को एक समान ट्रीट किया जाए, एक जैसी सैलरी दी जाए, एक जैसी वेजेस दी जाए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनकी कास्ट, कलर और क्रीड में। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। मतलब जो भी
पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है वो स्टेबल रहे, उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहे। सपोज अगर कोई पर्सन अब ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस और उसको भी लॉस। ऑर्गेनाइजेशन को क्या लॉस? अब जब कोई न्यू वर्कर ऐड होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसे फिर से प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, सो ट्रेनिंग कॉस्ट लगेगी। सो इसीलिए जो भी पर्सन हो उसकी नीड्स को फुलफिलमेंट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहेगा। इनिशिएटिव क्या है? Worker must be encouraged to develop and carry out their plans for improvement. जो वर्कर वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो भी अपने प्लान्स बता सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को इम्प्रूवमेंट के लिए। सपोज अब कोई मशीनरी में ही डिफॉल्ट है, वो वर्कर पर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट का होगा वो मिडिल लेवल मैनेजर को बताएगा कि सर ये पर्टिकुलर मशीन में ये डिफॉल्ट है, अगर हम इसको चेंज कर लें और थोड़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वाली दूसरी मशीन ले लें तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी इफेक्टिवली अचीव होगा। सो इनिशिएटिव इज मस्ट। नाउ लास्ट प्रिंसिपल, 14th प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डे कॉर्प्स। Management should promote a team spirit of unity and harmony among the employees. अब हेनरी फ्योल ने ये लास्ट प्रिंसिपल में ये कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन टीम स्पिरिट को प्रमोट करे, फ्रीडम प्रमोट करे, कि हर डिपार्टमेंट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट में है उसमें टीम बनाई जाए और फ्रीडम दिया जाए वर्कर्स को, ताकि वो अपना गोल इफेक्टिवली अचीव करें और ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।